Namaskar, I'm Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. Super Specialty Hospital has always been a pioneer and has always developed the latest technologies which has come to the market. And with this machine, we now introduce the latest radiotherapy machine known as 3.0, which gives precision to our doctors, benefit to the patients, less pain, quick recovery, and quick healing. So for this, I would like to introduce our doctors on the panel. I have with me Dr. Sajal Kakkar. He is Director Radiation Oncology at Max Super Specialty Hospital, Mohali. And with him is Dr. Pankaj Arora. He is also Director Radiation Oncology at Max Super Specialty Hospital, Mohali. So he is on the left. इस जो हमने नया मशीन अभी किया है यहाँ पर मैक्स में, तो वो H3.0 है। सो रेडिएशन लगाने की मशीन्स तो हर जगह बहुत जगह अवेलेबल हैं। सो पहले हम और बहुत जगह पे जो ट्रीटमेंट करते आ रहे थे उसमें प्रिसीजन, आजकल मेडिकल साइंस में प्रिसीजन देखी जाती है, तो हर स्पेशलिटी में प्रिसीजन देखी जाती है। सो जो पहले हम रेडिएशन लगाते थे तो हम बड़ी बड़ी रेक्टेंगल या स्क्वायर फील्ड खोलकर हम कैंसर को ट्रीट करते थे। उसमें क्या होता था, कैंसर के अराउंड जो हेल्दी नॉर्मल एरिया होता था उनको डोज बहुत हाई जाती थी। तो जो अब जो न्यू मशीन्स आ रही हैं उसमें प्रिसीजन मेन आ रही है। तो आजकल हम ट्यूमर की जो शेप है उसी के हिसाब से ही हम रेडिएशन की बीम को पेशेंट को फायर करते हैं, जिससे कि उसी एरिया में डोज जाए और बाकी एरियाज में कम से कम डोज जाए। तो इसका हमारा एम क्या है, एक तो हम जो न्यू प्रिसीजन मशीन से हम हाई डोज ऑफ रेडिएशन दे पाते हैं। हाई डोज ऑफ रेडिएशन से क्या होता है, कैंसर का कंट्रोल और क्योर बढ़ जाता है। जो आपने भी सवाल पूछा स्टेज वाइज जो क्योर रेट होता है, तो आजकल थोड़े एडवांस स्टेज में भी हम पेशेंट को क्योर कर पा रहे हैं। पहले स्टेज 3 अप टू स्टेज 4A तक हम बहुत पेशेंट को नहीं क्योर कर पाते थे, आजकल हम कर पा रहे हैं क्योंकि प्रिसीजन रेडियोथेरेपी से हम हाई डोज ऑफ रेडिएशन दे पाते हैं। और सेकेंड जो मेन जो इसका फायदा है, जो पहले पेशेंट्स को हाई डोज ऑफ रेडिएशन देने से साइड इफेक्ट बहुत आते थे, आजकल हम जो हाई डोज ऑफ रेडिएशन लगाते हैं तो जो सराउंडिंग एरियाज को कम डोज जाती है, जिससे साइड इफेक्ट के चांसेस कम हो गए हैं। और हमारा आजकल जो डॉक्टर साहब ने भी कहा, हमारा मेन एम है क्वांटिटी ऑफ लाइफ। एक तो हम सर्वाइवल बढ़ाएं, लेकिन वो सर्वाइवल अच्छी क्वालिटी का भी होना चाहिए, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी हमारा बहुत थ्रस्ट रहता है। तो प्रिसीजन रेडियोथेरेपी से हम वो क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन कर पा रहे हैं। जो H3.0 मैक्स में जो लगी है उसके अंदर जो प्रिसीजन है वो पहले वाली मशीन से बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें कुछ एक मल्टी लीफ कॉलीमीटर होते हैं जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो ट्यूमर के अराउंड कंफर्म करते हैं कि हम डोज को कहीं और ना दे पाए। तो इसमें बहुत ज्यादा बढ़िया क्वालिटी है एज कम्पेयर टू प्रीवियस मशीन। तो कंफर्मेलिटी बढ़ने की वजह से हमारा क्योर बढ़ रहा है और साइड इफेक्ट्स कम हो रहे हैं। तरह के होते हैं, एक तो होते हैं एक्यूट साइड इफेक्ट जो जब हम रेडिएशन लगा रहे हो उस टाइम पे आते हैं, एक होते हैं लेट साइड इफेक्ट तो जो कुछ सालों के बाद, महीनों के बाद आ सकते हैं। तो प्रिसीजन रेडिएशन देने का एम ही यही है कि हम वो साइड इफेक्ट के चांसेस को कम से कम करके, डेथ ऑलमोस्ट आजकल 0 हो गई है प्रिसीजन रेडिएशन देने से। और जो लॉन्ग टर्म साइड, हमारा जो शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट है वो तो आते हैं पेशेंट्स को, वो मना नहीं करते, लेकिन हमारा एम है लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट जो 6 महीने बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद आए, वो इस टेक्निक से कम होते जा रहे हैं। और जितना प्रिसाइज बढ़िया मशीन होती है उतनी चांसेस और कम हो जाते हैं। देखो, अगर मोस्ट ऑफ सॉलिड कैंसर्स में जो हम कहते हैं रिकरेंस जो आती है, रिकरेंस में बीमारी का वापस आना, तो वो यूजुअली विदिन पहले 2 साल में होता है, लेकिन 5 साल तक फिर भी आ सकती है। तो पहले 2 साल तो हम बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलोअप करते हैं। तो उसके अंदर एक बार ट्रीटमेंट खत्म हो गया तो रेडिएशन का इफेक्ट ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद भी आता रहता है। सो हमने सपोज कोई ट्यूमर को रेडिएशन से ट्रीट की, टंग का कैंसर है, उसको हमने क्योर करने के लिए रेडिएशन लगा दिया, तो उसका हम पहला असेसमेंट करेंगे 3 महीने के बाद कि बीमारी खत्म हुई है कि नहीं हुई। तो हमारा बेसिकली है कि अगर खत्म होगी तो हमारा अचीवमेंट होता है। तो उसके बाद फिर हम 3 मंथली चेकअप करते हैं क्लिनिकली, और 6 मंथली टू एनुअली हम कुछ इमेजिंग भी करते हैं, जिसमें सीटी स्कैन, पेट स्कैन या MRI करते हैं, ताकि हम देखते रहे कि बीमारी वापस तो नहीं आ रही है। तो पहले 2 साल हम 3-3 महीने पे करते हैं, उसके बाद फिर हम उसको बढ़ा देते हैं 4 महीने पे, फिर 6 महीने पे। एक बार 5 साल निकल जाए तो हमारा होता है कि पेशेंट क्योर हो गया हमारी तरफ से। और आज की डेट में बहुत कैंसर में जिसमें हम रेडिएशन से क्योर कर रहे हैं, बहुत हाई चांस है जिसमें हम क्योर कर पा रहे हैं पेशेंट। रेडिएशन के करने के दौरान हम पेशेंट को एडमिट नहीं रखते हैं, तो हम पेशेंट का डेली ट्रीटमेंट 10 से 15 मिनट का होता है। पेशेंट आते हैं, लगवाते हैं और चले जाते हैं। रेडिएशन हम डेली देते हैं, हफ्ते में 5 दिन, किसी को 3 हफ्ते, किसी को 4 हफ्ते, किसी को 6, किसी को 7 हफ्ते, डिपेंडिंग अपॉन साइट ऑफ कैंसर, कहाँ का कैंसर है, टाइप ऑफ कैंसर एंड स्टेज ऑफ कैंसर।
तो उस पर सारा डिपेंड करता है। तो हम एडमिट नहीं करते हैं। हाँ, किसी को बहुत साइड इफेक्ट आ गए, हम पेट में रेडिएशन लगा रहे हैं, अगर लूज मोशन ज़्यादा है तो हम 1-2 दिन के लिए एडमिट कर लेते हैं, बट मोस्टली पेशेंट्स को बहुत लंबे समय के लिए एडमिट नहीं करना पड़ता है। इसके होते हैं पर प्रिसीजन से साइड इफेक्ट्स कम हो जाते हैं। हम नहीं कहते कि जीरो हो जाएंगे साइड इफेक्ट्स, लेकिन जो चांस सपोज एक हम गले में कैंसर में रेडिएशन लगा रहे हैं, यूजली साइड इफेक्ट 2 हफ्ते पे आने शुरू होते हैं। जितना हमारा प्रिसाइज डोज जाता है, फोकस डोज जाएगा, उतने चांसेस थोड़ा स्लो होंगे साइड इफेक्ट और कम समय के लिए होंगे। तो इनका ये बेनिफिट होता है। और जो नॉर्मल सेल की आप किल कह रहे हैं, रेडिएशन क्या है, इसने डिवाइडिंग सेल को किल करना होता है। सो डिवाइडिंग सेल ट्यूमर सेल भी होते हैं, नॉर्मल सेल भी होते हैं। तो स्किन पे थोड़े रैश आता है मुंह के अंदर, क्योंकि हमारी स्किन भी डिवाइड हो रही होती है। सो रेडिएशन इज नॉन स्पेसिफिक, लेकिन विद द एडवांस टेक्नोलॉजीज वी आर एबल टू डिक्रीज द चांसेस ऑफ साइड इफेक्ट्स। इटसेल्फ इज अ रिस्पेक्टर फॉर कैंसर। बढ़ती उम्र में कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं। तो जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, आजकल यंग में भी हो रहा है बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर बढ़ती एज में चांसेस बढ़ते हैं। और क्योंकि आजकल लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, पहले हमारी जो इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 65-70 साल थी, वो 80 साल, अब आप देखोगे आपकी फैमिली में भी 80-85 साल की उम्र में लाइफ जा रही है। तो इसलिए कैंसर डायग्नोसिस बढ़ रहा है, तो इसीलिए वो लगता है कि एजिंग में है। तो एज इटसेल्फ इज अ रिस्पेक्टर फॉर कैंसर। इसके कुछ अर्ली वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स ऐसे रहते हैं कैंसर के, जैसे कि अगर हम बात करें चेंजेस इन बाउल हैबिट्स, ब्लैडर हैबिट, अगर किसी को ऑल्टरनेटिंग कॉन्स्टिपेशन डायरिया सबको होता रहता है, बट अगर ये ऑल्टरनेटिंग कई महीनों से चलता आ रहा है, कई बार ये इंटेस्टाइन के कैंसर का एक अर्ली सिम्टम होता है। 55-60 की एज के बाद अगर यूरिन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, कि यूरिन अर्जेंसी है, एकदम से यूरिन रोकना मुश्किल हो जाता है, रात को कई बार हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, ये एज रिलेटेड प्रोस्टेट चेंजेस हैं। बट प्रोस्टेट कैंसर के भी यही सिम्टम्स हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है 60 की एज के बाद एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है सीरम पीएसए, वो हर मेल को करवाना चाहिए, जिससे कि हमें अपना बेसलाइन पता लग जाए। बॉडी में कहीं भी कोई लंप हो जो कि साइलेंट पड़ा है, कोई स्वेलिंग है, कोई सूजन आई हुई है, आमतौर पे फीमेल्स हमारे पास आते हैं जिनका ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी ज़्यादा एडवांस स्टेज में डायग्नोज होता है, वो कहते हैं कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसलिए हमने दिखाया। तो जो भी शांत बैठा हुआ कोई लंप या स्वेलिंग है वो ज़्यादा रिस्की होता है। तो अगर किसी में कोई रेडनेस आ गई है, बुखार आ रहा है, पेन हो रही है, तो वो पस के एब्सेस के चांसेस होते हैं। बट कोई एसिम्प्टोमेटिक चीज़ पड़ी हुई है तो हमें अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखा लेना चाहिए। बॉडी में हमारे हर किसी के मस्से, वॉट या मोल होते ही हैं, बट अगर उसमें कुछ बदलाव आना शुरू हो जाए, साइज बढ़ गया, ब्लीडिंग उसमें से शुरू हो गई है, तो एक स्पेशल तरह का स्किन कैंसर होता है, मेलानोमा, उसके बनने के चांसेस होते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। बॉडी में कहीं भी ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड कहीं ब्लीडिंग होगी, हर आदमी डॉक्टर के पास जाएगा। एबनॉर्मल ब्लीडिंग, कहीं से नाक से ब्लड आ रहा है, जो लेट फीमेल्स को पीरियड्स होते हैं वो बीच में आने शुरू हो गए या ज़्यादा हैवी हो रहे हैं, उसके कोई और भी कॉज हो सकते हैं, बट कैंसर भी एक कॉज है। स्मोकर्स के अंदर स्पेशली अगर क्रॉनिक कॉफ है, 3-4 महीने हो गए, खांसी ठीक नहीं हो रही, आवाज़ बैठ गई है, ठीक नहीं हो रही, या खाना खाते हैं तो अटकना शुरू हो गया, ये भी कैंसर के कुछ अर्ली सिम्टम्स हैं। इस बात का ध्यान रखना होता है कि कोई भी सिम्टम आ रहा हो, अगर वो 3-4 हफ्ते में ठीक नहीं हो रहा विद सेल्फ मेडिकेशन या सिंपल मेडिकेशन, तो एक स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। जरूरी नहीं कैंसर, पर 95% केसेस में कैंसर नहीं निकलता, लेकिन हमें कैंसर रूल आउट कर देना चाहिए। अगर कोई सिम्टम क्रोनिक बन रहा है, फिर बुखार आ रहा है, 3-4 महीने हो गए हैं, तो इसलिए उन सिम्टम्स को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और एक स्पेशलिस्ट को मिलना चाहिए। क्या करते हैं, सेल्फ मेडिकेशन बहुत करते हैं, इसकी वजह से हमारा कैंसर लंबे समय तक नहीं डायग्नोज हो पाता है, इसलिए हमारा लेट स्टेज में पहुंचता है। सो पहला तो है कि अगर आपको कोई भी एबनॉर्मल सिम्टम बॉडी में लगता है, डॉक्टर ने जो सिम्टम बताए हैं, तो एक स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए 2-3 हफ्ते में अगर नहीं ठीक हो रहा है। सेकंड, कैंसर का जो आप पूछ रहे हैं वो है स्क्रीनिंग, अर्ली डायग्नोसिस। सो अर्ली डायग्नोसिस का हमें देखना होता है कि बेनिफिट ऑफ अर्ली डायग्नोसिस कितना, और अगर हम अर्ली डायग्नोसिस करके कितना हमारा खर्चा बचता है। सो हम जो एज पर द गाइडलाइंस, फीमेल्स के अंदर 2 कैंसर है जो हम अर्ली डायग्नोज करके उनका हम अर्ली ट्रीटमेंट करके हम क्योर रेट्स बढ़ा सकते हैं। उसमें एक ब्रेस्ट कैंसर और एक सर्विक्स कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम कहते हैं 40 साल की उम्र के बाद 1-2 साल में मैमोग्राफी करनी चाहिए, और जब फर्स्ट टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स शुरू हो जाए तो उसके 3 साल के बाद हमें एक HPV का वो जो हम करते हैं टेस्ट होता है, पैप्समियर जिसको बोलते हैं, वो करना चाहिए। तो उसी से हम अर्ली डायग्नोज करके, हम स्क्रीनिंग में हम अर्ली डायग्नोज करते हैं कि बीमारी पकड़ी जाए, हम कैंसर को रोक नहीं सकते उसके अंदर, पर अर्ली डायग्नोज करते हैं। सर्वाइकल कैंसर के लिए अब आजकल हमारे पास एक वैक्सीनेशन भी है, HPV वैक्सीनेशन, जो कि गर्ल चाइल्ड में बिफोर मैरिज और एटलीस्ट 12 to 14-15 ईयर्स ऑफ एज में ये वैक्सीनेशन सब गर्ल चाइल्ड को हो जाना चाहिए। इवन बॉयज़ में भी अब शुरू हो गया, पहले इंडिया में बॉयज़ को अलाउड नहीं था, बट 12 साल से कम उम्र के बॉयज़ में भी ये HPV वैक्सीनेशन अब
हमारी कंट्री में स्टार्ट हो गया, जो कि एक बहुत ज़रूरी है इस बीमारी की प्रिवेंशन के लिए कि ये इसका इंसिडेंस ही कम से कम हो जाए। और अब सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस ये सेकंड मोस्ट कॉमन हो गई है इंडियन फीमेल्स में। पहले सबसे कॉमन था, अब ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन है इंडियन फीमेल्स में, स्पेशली अर्बन एरियाज में। जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR अपना डेटा पब्लिश करती है, न्यूज़पेपर्स में भी आता है। ट्राई सिटी, पंजाब, हरियाणा, इन स्टेट्स के अंदर कैंसर का इंसिडेंस इन जनरल सारे कंट्री में बढ़ रहा है, बट इन स्टेट्स की बात की जाए तो पिछले साल भी 2 स्टडीज पब्लिश हुई थी कि 1 in 8 या 1 in 9 मेल एंड फीमेल आर एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर। तो कैंसर का इंसिडेंस तो बढ़ ही रहा है, स्पेशली शहरों में ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस काफ़ी बढ़ रहा है, और मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर या जो टोबैको रिलेटेड कैंसर्स हैं उनका रेट काफ़ी बढ़ रहा है। कोई बीमारी शुरू होती है तो अगर सिम्टम्स जैसे स्टार्ट हुए, सिम्टम्स का मतलब है कि वो शायद कम से कम 2 से 6 महीने के अंदर पहले बीमारी बननी शुरू हो गई है। तो जैसे ही वो सिम्टम्स आके डायग्नोसिस अगर हो जाए तो वो मोस्टली स्टेज 1-2 में डायग्नोस हो जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे कैंसर होते हैं, स्पेशली एब्डोमिनल मेलिग्नेंसीज, जो एब्डोमिन के कैंसर होते हैं, क्योंकि एब्डोमिन इतनी बड़ी कैविटी है, बीमारी बढ़ती रहती। जब पहला सिम्टम आता है तभी वो स्टेज 3 या स्टेज 4 में पहुंच गई होती है। कुछ कैंसर ऐसे हैं जिनको डायग्नोज अर्ली कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ हैं जो बहुत जल्दी पता लग जाते हैं स्टेज 1 पे। जैसे आवाज का चेंज होना बहुत बड़ा सिम्टम है, तो वो स्टेज 1 कैंसर में यूजली पता लग जाता है। मैक्सिमम केसेस में स्टेज 1 कैंसर क्या होता है जिनमें वॉइस बॉक्स का कैंसर होता है। अब नॉर्थ इंडिया में गॉल ब्लैडर कैंसर बहुत कॉमन है, गैंजेटिक प्लेन में जो हमारी रिवर साइड नॉर्थ इंडिया में बहुत कॉमन है गॉल ब्लैडर कैंसर। बट ये जगह ही गॉल ब्लैडर ऐसी है कि इसकी सिम्टम ही जल्दी नहीं आते, और जब आते हैं तब तो बड़ा एडवांस हो जाता है।